Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाटा स्टील की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला था एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम है। आप लोगों को नोटिफिकेशन में बता दिया था फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं, आप लोगों ने वो भी कर चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मेल भी आ चुका है कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, राइट। बट कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू है सिलेबस को लेकर, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ डिफरेंट डिसिप्लिन पे, चाहे वो बीटेक हो, बीई हो, या फिर बीएससी, या फिर एमटेक, या फिर एमएससी। सभी का एक पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में सिलेबस अच्छे से बताऊँगा। सिलेबस को स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना और इसका प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। तो डिफरेंट सिलेबस वाइज मैं हर दिन वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में, कि टाटा स्टील इंजीनियरिंग प्रोग्राम का जो आपका एग्ज़ाम होने वाली है वो किस तरीके से एग्ज़ाम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो होगा आपका वो होगा ऑनलाइन, ठीक है। एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा और ये OMR शीट में आपको यहाँ पे दिया जाएगा, मीन्स MCQ होने वाला है, ठीक है। दूसरी ये बात है कि जो पेपर होगा आपका, जो पेपर है आपका वो है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका पेपर होगा और MCQ कितना कितना क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छे से आपको मिल जाए। देखो MCQ आता है इस एग्ज़ाम में, MCQ जो होगा वो 100 MCQ होता है, ठीक है। 100 MCQ आपको दिए जाएंगे टाटा स्टील में जब एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन नहीं आते, MCQ वाइज ही क्वेश्चन आएंगे आपको। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में से जो टोटल मार्क्स होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका ड्यूरेशन का, मीन्स कितना टाइम आपको दिया जाएगा, तो पूरा एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे में ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट करोगे एग्ज़ाम, जिस स्लॉट में आपको दिया जाएगा, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे वो काउंटिंग वाइज स्टार्ट हो जाएगा आपका। 2 घंटे एग्जैक्ट आपको टाइम दिया जाएगा पूरा एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। अभी मैं बात करता हूँ आपसे कि राइट आंसर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन राइट होता है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। राइट के लिए 1 मार्क्स है। अगर मैं नेगेटिव का यहाँ पर बात करूँ, नेगेटिव यहाँ पर होती है, यहाँ पर होगी 1/-1/3। जो आपका टोटल मार्क्स होगा, मीन जो 1 मार्क्स होगा वो होगा 1/3। वो मार्क्स में आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ही रहता है, ठीक है। समझ गए ये चीज़। आपका 100 MCQ रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव मार्किंग -1/3 होगा। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट को लेकर बहुत चिंता होते हैं आप लोग कि कितना डोमेन, कितना परसेंटेज में आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए फ्रेंड्स, 70% जो होगा आपका, 70% आपका डोमेन से होगा। डोमेन्स के मतलब कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो 70% आपको क्वेश्चन वहीं से आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अगर सिविल के हो तो 70% आपको सिविल के आएंगे। तो 70% डोमेन से आएगा, ठीक है। याद रख लेना, 70% डोमेन से आएगा और 10% आप नोट भी करते रहो, 10% जो होगा आपका एप्टीट्यूड से होगा, ठीक है। 10% जो होगा एप्टीट्यूड से 10% होगा और 10% जो होगा आपका न्यूमेरिक्स से आएगा। न्यूमेरिक्स में जो भी आपका रीजनिंग वगैरह होता है, न्यूमेरिक जो होता है, जो मैथ हल्का कैलकुलेशन जो आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, और भी जो सारा चीज़ आते हैं न्यूमेरिक्स में, मैं आपको दिखा दूंगा कि न्यूमेरिक्स में क्या क्या टॉपिक्स है ताकि आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सके। तो 10% आपको आएगा न्यूमेरिक्स से, ठीक है। इतना यहाँ समझ के आप फिर जो जो बाकी का 10% बच गया मेरा, क्योंकि 70% डोमेन, 10% एप्टीट्यूड, 10% न्यूमेरिक एंड 10% होगा वर्बल का, वर्बल इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, सेंटेंस एरर करेक्शन होता है, ठीक है, और एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन जो आएंगे वो वर्बल से आते हैं 10%, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको इसी में बता दूँ। सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो स्टेप बाय स्टेप है। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, मतलब एग्ज़ाम हो गया आपका, 2 घंटे का एग्ज़ाम था, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया।
अगेन अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आप उसमें पास हो गए, तब आपको ईमेल आएगा career@tatasteel.com की तरफ से कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, और आपको इंटरव्यू के लिए एक मेल आएगा कि इस डेट पे आपको इंटरव्यू देना है। अब ये इंटरव्यू या तो ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उन पे कि आपको ऑफलाइन करवाना है या फिर ऑनलाइन करवाना है। तो मोस्ट ऑफ द केस ऑनलाइन भी हो सकता है, बट जो इससे पहले एपी का था वहाँ पर ही ऑफलाइन भी हो गया था। तो इस कंडीशन में मान के चलो अगर ऑफलाइन हो रहा है तो आप चल जाना इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, नज़दीकी सेंटर में ही इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद अगर आप इंटरव्यू में भी पास हो गए तो आपको होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल के बाद मीन्स मेडिकल में ही फिजिकल कुछ मेजरमेंट होते हैं कि हाइट का मेजरमेंट क्या है, ठीक है, तो मेडिकल में ही ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पर ही। पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, देन लास्ट जो होगा इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट मीन्स मतलब आई साइट कितना है आपका, हार्ट बीट कितना है, मीन्स ब्लड प्रेशर कितना होगा आपका, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ चेक करते हैं वो। ईयर चेक करेंगे, टीथ चेक करेंगे, और फिर आपका हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। तो ये सब मेजरमेंट होता है मेडिकल। तो घबराइए मत, मेडिकल में सारे लोग पास हो जाते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में ये लोग अलाउ नहीं करते, बट हाँ आपको बोला जाएगा कि आप जाइए डॉक्टर से। डॉक्टर से देखो, अगर ये प्रॉब्लम आपको होता है ना बीपी का, बहुत किसी को ये बीपी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो लोग आपको बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाओ, एक प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाओ, और उनसे मेज़र करा के, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके मेज़र करवा के आप यहाँ पर ही अपना बीपी दिलवा सकते हो, ठीक है। तो फिर वो देने के बाद आपको फिर जो वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर अगेन चेक करेगा। अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, सभी का हो जाता है। तो जब मेरा हो रहा था तो मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम था, क्योंकि मैं बहुत हरासमेंट हो गया था आते आते मेडिकल सेंटर में। तो क्या है कि मेरा बहुत ज़्यादा बीपी है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम। तो वो मेरे को बोले थे कि जाओ अपने डॉक्टर से, किसी भी अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन में लिखा के आओ, मीन्स मेजरमेंट करा के लाओ। तो मैं गया और मैं मेजरमेंट कराया। काफ़ी स्टूडेंट का ज़्यादा होता है, तो कुछ मेडिसिन भी रहता है बीपी को कम करने के लिए। अगर वो रिक्वायरमेंट है तभी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से आप खाओ, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ मत लेना वो सारा मेडिसिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीपी कम करने के लिए आप ऑनलाइन चेक कर लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। अपने डॉक्टर से ही सजेस्ट करके वो सब सारा चीज़ लेना। ये समझ गए। मैं तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से बता दूंगा, आपके इंटरव्यू के बाद जो भी मेडिकल टेस्ट होगा मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। अभी तो मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम कि आपका सिलेबस क्या होगा। तो डिफरेंट डोमेन का डिफरेंट सिलेबस है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ हर एक सिलेबस। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना अगर आपके डोमेन से है, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर कॉपी में लिख लो आप। इससे क्या होगा कि आपको एक इन्फॉर्मेटिव मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर बार बार क्या होगा, भूल जाओगे आप, बार बार मोबाइल खोलना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसे नोट कर लेना। अगर आप इस डोमेन से हो, इस डोमेन से बिलोंग करते हो, इस डोमेन से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एक कॉपी निकालो, पेन निकालो, उसमें अपना सिलेबस कम से कम लिख लो, ताकि आपका प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। सबका सिलेबस है यहाँ पर ही, सबका मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप इस सिलेबस में हो तो आप वीडियो को आगे करके आप अपना सिलेबस देख सकते हो, बट हाँ ज़्यादा आगे मत कर देना। इससे क्या होगा कि अगर वीडियो में मैं दिखाऊँ तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा स्टील सिलेबस एपी का न्यूमेरिक रीजनिंग में क्या क्या आपसे पूछे जाते हैं, मीन्स क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो देखिए, बेसिक अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री से आएगा, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, डेटा एनालिसिस इससे एक आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है 5, 6, 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6, 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। ये आप देख लिए। अब मैं हटा देता हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको, हाँ 10 नंबर में क्वान्टिटेटिव, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर या फिर कॉपी में वीडियो पॉज करके कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। कॉपी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप प्रिपेयर भी कॉपी में करोगे, तो कॉपी में लिख लोगे तो आपको बार बार मोबाइल खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली कॉपी से ही नोट करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा मैं बताता हूँ जो 10% वर्बल एबिलिटी की है। देखो 10%
भी बहुत कोई सोचते हैं कि 10% है, चलो क्या पढ़ना है, छोड़ देते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर 10% भी आप इसमें फोकस कर रहे हो, इसका मतलब आपका 70% डोमेन है। अगर 50% आपका सही हो रहा है तो 10% आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर ये चीज़ पूरा अच्छे से है तो वर्बल में ऐसा ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता, बहुत ईजी आता है। मैं उसका वीडियो डाल दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो वर्बल में आपको रीडिंग कंप्रहेंशन, एनालिसिस, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन आता है। ठीक है, समराइजिंग आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट है, मैं डाल दूंगा क्या क्या आने हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सेंटेंस, कंप्रहेंशन एनालिसिस ऑफ पैसेज एंड पैराग्राफ, तो ये सब आपको आएंगे किसमें, वर्बल एबिलिटी में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ डोमेन वाइज। सबसे पहले जो डोमेन है हमारा यहाँ पर ही, टाटा स्टील एएपी सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिलेबस। अगर आप इस डोमेन से होते हो तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुन लेना, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लो आप पॉज करके, ताकि आपको ईजी हो जाए, तब मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें क्या है कि आपको सिविल में स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, वाटर रिसोर्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग डिज़ाइन, सर्वेइंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लास्ट में जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैं आपको यहाँ पर छोटा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो ज़रूर इसका अच्छा से लिख कर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। सेकंड में आता है हमारा सेरामिक इंजीनियरिंग सिलेबस। यहाँ पर भी आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने कॉपी में लिख लो वीडियो पॉज करके, वो आप पे डिपेंड है किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेंगे, सेरामिक पावर, सिंथेटिक, सेरामिक, ये सारा कुछ आपको आएंगे किसमें, सेरामिक इंजीनियरिंग में। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली ये सारा टॉपिक्स है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा उसमें वीडियो बनाकर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। अब मैं बात करूँ केमिकल इंजीनियरिंग, जो काफ़ी बच्चे इसने किए होंगे केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सिलेबस है वो देखो, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल प्रोसेस डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, सेपरेशन प्रोसेस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिविल केमिकल इंजीनियरिंग का। आप ये चीज़ को आप ध्यान में रखना, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कहीं से भी निकाल के बता रहा हूँ, ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इन सब टॉपिक्स में डाला हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस सब टॉपिक्स में फोकस ज़रूर करना। अब मैं बात करता हूँ आपसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है टाटा स्टील जो अप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के ही होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है टाटा स्टील में क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंस है टाटा स्टील में। ठीक है, आपको ही पता होगा, क्योंकि जितना भी स्टील बनता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे कि किस तरीके से वो लोग एम्पावर कर रहे हैं सभी पावरफुल इंजन को। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, आप मैं छोटे कर देता हूँ, आप प्लीज़ इसे पॉज करके आप लिख लो। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स वो है सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क। सर्किट थ्योरी आपको पता होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो सर्किट का डायग्राम, सर्किट का इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ये सब टॉपिक्स है आपको अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारा कुछ आना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल से हो तो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे लगा है इंपॉर्टेंट वो है पावर सिस्टम, सर्किट थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, लास्ट है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हाँ माइक्रो कंट्रोलर्स का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया हो ये सारा क्वेश्चन, ये सारा सिलेबस का। अब मैं बात करता हूँ आपसे, फिफ्थ में है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस। अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो मैं छोटा कह देता हूँ, आप पहले प्लीज़ पॉज करके अपने कॉपी में लिख लो ये सारा टॉपिक्स। आई होप कि आपने लिख लिया होगा पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ताकि उस टॉपिक को आप पहले कवर करो। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल तो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बट उतना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको पहले कवर करने पड़ेंगे। इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल से आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक को आप टच कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग सिक्स में है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस।
अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में आप प्लीज़ इसे देखकर, छोटा कर रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप कॉपी में लिख लो पॉज करके। मैकेनिकल से, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल हूँ, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी आते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन जिसको हम टॉम बोलते हैं, मशीन डिज़ाइन, थर्मोडायनेमिक्स में देखो थर्मोडायनेमिक्स 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। ज़्यादातर फार्मूलाज आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, फार्मूलाज काफ़ी है, तो उसमें फार्मूलाज के बेसिस में आ जाते हैं कि ये बताइए कि ये फार्मूला है किस लॉ से है, तो लॉ भी यहाँ पर आते हैं, लॉ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फ्रेंड्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, हीट एंड मास ट्रांसफ़र भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, ज़्यादातर लगता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, ठीक है। ये चीज़ को आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना अपने एंड से, वरना मैं अपने एंड से तो हर कुछ बताऊंगा आपको, प्रिपरेशन करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 7th में है हमारा मेटलर्जी इंजीनियरिंग सिलेबस। यहाँ पर क्या है वो आप देख लीजिए। मेटलर्जी का पहले मैं छोटा कह देता हूँ, आप प्लीज़ इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। मेटलर्जी में देखिए, मेटलर्जी में फिजिकल मेटलर्जी, मैकेनिकल मेटलर्जी और कोरोजन इंजीनियरिंग, और इसमें हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वेल्डिंग एंड जॉइनिंग टेक्नोलॉजी भी आता है, क्योंकि वेल्डिंग एंड जॉइनिंग टेक्नोलॉजी ही टाटा स्टील का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ अगर आपको सब कुछ आ गया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छे से इंटरव्यू भी पास कर सकते हो और एग्ज़ाम में भी पास कर सकते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को फोकस ज़रूर करना आप लोग। 8 में है हमारा मिनरल इंजीनियरिंग सिलेबस, ठीक है। मिनरल इंजीनियरिंग में जैसे कि मिनरल प्रोसेसिंग हो गया, और प्रिंसिपल ऑफ मिनरोलॉजी हो गया, या फिर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन हो गया, या फिर हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टच कर लेना यहाँ पर ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा अगर हर टॉपिक्स को मैं बोलता रहूँ। आप प्लीज़ इसको देखकर कॉपी में लिख लो। 9th में है माइनिंग इंजीनियरिंग एंड सिलेबस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। माइनिंग इंजीनियरिंग सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है, रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल एंड माइनिंग मेथड्स एंड माइन सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर फोकस कर देना पहले में। 10th में अगर मैं बात करूँ तो 10th में किसका है, 10th में है बेनिफिशिएशन इंजीनियरिंग, वेरी गुड नेम, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है बोलने में। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसका बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैं देखा हूँ यहाँ पर ही मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, ठीक है। कोल प्रिपरेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से टच बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि टाटा स्टील में जो कोल आता है, तो कोल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले कच्चा होता है, फिर उसको थोड़ा सा पकाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा जो सॉलिड होता है उसको पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं, मीन्स छोटे छोटे पीस में करते हैं, फिर वो पीस को फिर हम पाउडर के शेप में डालते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा। और इंटरव्यू में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, अगर आप हर टॉपिक के बारे में अगर आप पूरा अच्छे से जानकारी, अच्छे से नॉलेज रखते हो, तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो भी ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा आपसे ये सुन के। सो यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट दैट, ठीक है। जितना भी टॉपिक है आपको अच्छे नॉलेज होने चाहिए उस टॉपिक में, तो डेफिनेटली आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपको उस फील्ड में अच्छे से पता है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो 11th में है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सिलेबस का, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिख जाए, अदरवाइज़ आप लोग पॉज करके यहाँ पे कर लिया आपने। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी आना चाहिए। देन ऑपरेशन रिसर्च का उतना मुझे नहीं आइडिया है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टूल इंजीनियरिंग से आते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से आते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कैड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि टाटा स्टील में खुद मैंने देखा है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में कैड यूज़ होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यूज़ होते हैं, मशीन को मतलब बिल्ड करना या फिर 2D या 3D करना, तो वो सब चीज़ आपको आनी चाहिए यहाँ पर ही, ठीक है। आई होप इसका आप लिख लिया हो। 12th का अगर मैं बात करूं तो 12th में है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिलेबस। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिलेबस का पहले मैं छोटा कहता हूँ, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे नोट कर लो इंडस्ट्रियल सिलेबस का कितना है, आई थिंक ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसका जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें जो ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड सिग्मा, जो 6 सिग्मा होता है, तो मैंने भी ये सब पढ़ा है, मेरे खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने ये सब्जेक्ट लिया था 6 सिग्मा का, और फिर जो भी क्वालिटी कंट्रोल होता है या फिर आपका जो सप्लाई चेन होता है, तो वो सबसे भी क्वेश्चन यहाँ पर ही पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो।
13th में है आपका मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस। यहाँ पर ही क्या क्या टॉपिक्स है पहले आप ये देख लो, स्क्रीनशॉट या फिर आप यहाँ पर लिख लो। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस, देन कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन, देन पीएलसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैकाट्रॉनिक्स के लिए। पीएलसी मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो पीएलसी के बारे में आपको डेफिनेशन ही पता होना चाहिए, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ करते हैं और इसका काम क्या होता है और कहाँ कहाँ काम इसको करवा सकते हैं। तो पीएलसी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, देन अगर मैं बात करूँ, लास्ट है ये, आई थिंक ये लास्ट है हमारा। ओके लास्ट है ये हमारा 14 नंबर पे जियो इन्फॉर्मेशन सिलेबस। तो जियो इन्फॉर्मेशन सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा है हमारा रिमोट सेंसिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग, ये भी ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जियो स्टैटिक्स, ये है जियो स्टैटिक एंड जियो स्पाशियल डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये भी आप देख लेना। वेब मैपिंग एंड लोकेशन बेस्ड सर्विस भी आ सकती है। जियो डेटाबेस एंड डेटा मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं दिया है, कुछ कुछ ही टॉपिक दिया है आपको प्रिपेयर करने के लिए। बट इसमें ऐसा मत सोच लेना कि हर टॉपिक से आप पूरा अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा पढ़ाई नहीं करना है, थोड़ा बहुत सबके बारे में नॉलेज रखना है और सबको टच करना है आपको। ऐसा नहीं, काफ़ी टाइम है, अभी काफ़ी टाइम भी नहीं है फ्रेंड्स, बस 10 दिन बाकी है आपको, मैक्स टू मैक्स लेके चलो 10 दिन आपका है। अगर आप मैक्सिमम दिन में 3 से 4 घंटे ये पढ़ाई कर रहे हो इस टॉपिक को लेकर, डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हो, मेरा गारंटी है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 घंटे अगर पढ़ाई करो तो प्लीज़ फोकस उसमें ही करना, कहीं और मत लग जाना, मोबाइल खोले कहीं रील्स देखना, कहीं यूट्यूब खोलना, वो चीज़ मत करना। फोकस कर रहे हो एग्ज़ाम का, अगर निकालने का है आपका तो डेफिनेटली आप निकालो, अगर नहीं निकाल सकते तो झूठ मूठ का फॉर्म भर के और फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन हाँ, आप कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करो, लेकिन 100% दो उस चीज़ में, ताकि आप उस चीज़ को पास कर सको। ऐसा नहीं होता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नहीं सिलेक्शन होगा, वो बात अलग है। आपने 100% दिया अपने तरफ से, तब आपको भी खुश होगा कि हाँ मैंने 100% दिया, नहीं हुआ कोई इशू नहीं, मैं कहीं और अप्लाई करूँगा। बट अगर आप इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब झंझट करते रहो कि चलो ठीक है पढ़ लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे एग्ज़ाम, तो प्लीज़ ये सब के चक्कर में मत पढ़ना। बहुत डिफ़िकल्टी है जॉब पाने के लिए, और आज के दौर पे अगर मैं खुद ही अपना बात करूँ तो जॉब को लेकर बहुत ही चिंता होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जॉब अभी जो है बहुत कम मिल रहा है। कंपनी जो है बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन जॉब दे रही है, लेकिन सैलरी पैकेज उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सैलरी पैकेज अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 लाख ही देते हैं मैक्सिमम कंपनी में, जो काफ़ी ख़राब है, ठीक है। 3 to 4 लाख आपको स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपका फैमिली खुद आप चला रहे हो तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा 3 to 4 लाख। तो इसलिए टाटा स्टील की एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए, ताकि आपको ट्रेनिंग में ही 30,000 दिया जा रहा है स्टाइफंड, ठीक है। तो 1 साल के लिए आपको 30,000 तो मिलेगा, ठीक है। वो भी ट्रेनिंग करवा रहा है टाटा स्टील, उसमें कोई आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। 30,000 टाटा स्टील खुद देगा, ट्रेनिंग भी कराएगा, आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना है, सीखना है बस, ठीक है। ट्रेनिंग कराने के बाद वो आपको 7 लाख का पैकेज दे रहा है, ठीक है। तो आपका ट्रेनिंग भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको 7 लाख का पैकेज के साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ मिल सके। 7 लाख का पैकेज अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पा रहे हो टाटा स्टील में। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मत लाइटली लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो एज अ मनी, मुझे पैसा ऐसा मिल रहा है, कंपनी अच्छी है और सब कुछ अच्छा होगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि ख़राब है टाटा स्टील, टाटा स्टील बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो 7 लाख का पैकेज यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेनिंग के बाद। तो भाई पैसे के लिए ही काम कर लो, अगर आपको नॉलेज नहीं लेना है तो नॉलेज तो आपको भरपूर मिलेगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ही कोशिश कर सकते हो हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, और जितना भी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मैं एक एक वीडियोज़ डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टाटा स्टील के खुद ही बच्चे काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर ही है, ताकि आप लोगों को वहाँ पर ही हेल्प मिल जाए। जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है एक दूसरे से शेयर करके वो लोग हेल्प कर देते हैं, आपका एग्ज़ाम के लिए भी वो लोग हेल्प करेंगे, डोंट वरी अबाउट डैट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आके आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर डाल सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, थैंक यू टू ऑल।